Shapes of atomic orbitals. So hello everyone, welcome to our channel Chemistry ज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो, हम जानते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि ये जो साइन है इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ये सिंपली क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। However, for different orbitals, the plot of corresponding wave function as a function of r, the distance from the nucleus are different. अब ये क्या है, देखिए, जब आप वेव फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ आर लेते हो, आर क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का ये है आर, ठीक है। तो जब आप वेव फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ आर लेते हो तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए आपको अलग अलग प्लॉट जो है ग्राफ में देखने को मिलता है। इसको हम समझेंगे ग्राफ से, ठीक है। तो आप देखो फिगर 2.12 ए में आपको ग्राफ दिए हुए हैं, किसके किसके प्लॉट दिए हुए हैं। पहला तो है 1s के लिए। अब देखो 1s से हमें पता चल रहा है 1 मतलब शेल क्या होगा 1, और सब शेल क्या होगा, मतलब L इज इक्वल्स टू 0 मतलब S सब शेल, ठीक है। 2s है, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ज़रूर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी और L की वैल्यू क्या होगी जी 0 होगी, ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा। अब ग्राफ को हम लोग देखते हैं और ग्राफ को देख के समझते हैं कैसे जो है अलग अलग प्लॉट अगर हम करते हैं साइन की एज अ फंक्शन ऑफ आर तो अलग अलग प्लॉट जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए आता है या नहीं। अब देखो ये है प्लॉट आपका 1s के लिए और ये है प्लॉट आपका 2s के लिए। इस ग्राफ को देख के समझते हैं, ये रेडियस है नैनोमीटर में और ये साइन है एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। और ये है, ये भी रेडियस, ये दूसरा प्लॉट है। ये ग्राफ है हमारा 1s के लिए और ये है 2s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आपकी रेडियस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के लिए की वो डिक्रीज हो रही है ना। साइन क्या हमें बताता है, इलेक्ट्रॉन की जो है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे देखो रेडियस की वैल्यू कम करोगे, रेडियस की वैल्यू कम करोगे मतलब आप न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हो, है ना। न्यूक्लियस की तरफ आप मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास जाओगे 1s के केस में तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास मिलेंगे। इस ग्राफ से हमें ये बात समझ में आती है, ठीक है। 1s के लिए जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगी 1s ऑर्बिटल के लिए, और ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है, ठीक है। अब आप देखो दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ है आपका 2s के लिए, ठीक है। इस ग्राफ में देखो रेडियस इंक्रीज कर रहा है मतलब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। तो पहले इंटेंसिटी क्या हुई, पहले तो इंटेंसिटी ज़्यादा थी, फिर धीरे 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 जब आप दूर जाते गए तो फिर यहाँ डिक्रीज कर गई रेडियस पर जो है डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है डिक्रीज कर गई और फिर से धीरे 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 जो है रेडियस बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई, है ना। इससे ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस तो बहुत कम है ना इस रेडियस पे। लेकिन आप धीरे धीरे जब से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की फिर से जो है चांसेस बढ़ जाती है। तो ये है 2s के केस में, आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तब भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो है चांसेस वो बढ़ते जा रही है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को हमने देखा, इन दोनों ग्राफ से हम क्या समझते हैं देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स बोर्न, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन दैट इज साइन स्क्वायर एट अ गिवन पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। देखो एक जर्मन फिजिस्ट है मैक्स बोर्न,
उनके अनुसार जो है जब आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हो, मतलब साइन स्क्वायर करते हो किसी भी एट गिवन पॉइंट पे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर की। The variation of psi squared as a function of r for 1s 2s orbitals is given in 2.1.2p। देखिए, अभी हमने समझा था जो psi as a function of r, इसका वेरिएशन हमने देखा था 1s और 2s के लिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, हमने ग्राफ में देखा था। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर के केस में। अब साइन स्क्वायर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब इसको हम एज अ फंक्शन ऑफ आर प्लॉट करके देखेंगे टू करस्पॉन्डिंग टू रेडियस। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, और देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा। ये देखिए, जब हम आर और साइन स्क्वायर को एज अ फंक्शन ऑफ आर के लिए प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें जो है 1s के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है और 2s के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ यहाँ पर क्या है, जब आप टूवर्ड्स न्यूक्लियस जा रहे हो, न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हो, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की डेंसिटी क्या होगी? बिल्कुल कम। ठीक है, किस केस में? 1s के केस में। ठीक है, अब 2s के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आप देखो, पहले आप न्यूक्लियस के पास आते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, रेडियस इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक टाइम पे तो जो है डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप और दूर जाते हो न्यूक्लियस से, तो वहाँ वैसे वैसे क्या होता है, ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो क्या हो जाती है? बढ़ती है एंड धीरे धीरे फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब इस एरिया में जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एंड इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये है केस 2s के लिए, जब हमने डेंसिटी स्क्वायर, मतलब हमने साइन स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ आर प्लॉट किया अगेंस्ट आर। ठीक है, so it may be noted that for 1s orbital the probability density is maximum at the nucleus। ये बात देखो नोट करने की है कि 1s ऑर्बिटल में जब हमने देखा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास, और धीरे धीरे वो शार्पली डिक्रीज कर जाता है जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। इस ग्राफ को देख करके हमने समझा था ना। देखिए, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एकदम शार्पली डिक्रीज जाती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे, रेडियस इंक्रीज कर रहे थे, तो हमें एक शार्प डिक्रीज देखने को मिलता है ग्राफ में। ऑन द अदर हैंड, for 2s orbital the probability density first decreases sharply to 0 and again starts increasing। देखो 2s के केस में क्या है कि देखो पहले क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो पहले क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इतना डिक्रीज हुआ कि ये 0 पे आ गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो जो है बढ़ना शुरू किया और एक सर्टेन पॉइंट पे वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है एंड फिर वहां से डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो वही है, आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेस अगेन अप्रोचेस टू 0 एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस फर्दर। जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाते जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके फिर से जो है ये शार्पली डिक्रीज करके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो 0 हो जाती है फिर से। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सर्फेसेस और सिंपली नोड्स। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी हमने देखा ना कि जब हम
2s ऑर्बिटल के केस में देख रहे थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो पहले तो डिक्रीज करना शुरू होता है और डिक्रीज होकर एकदम शार्पली जीरो पे पहुंच जाता है। तो ये जो जीरो पे पहुंच जाना हमारा ग्राफ, इसको बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करके ज़ीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं नोडल सरफेस या सिंपली नोड्स बोलते हैं उसे। मतलब आपने इस ग्राफ में देखा था ना 2s के केस में कि जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होकर के एकदम ज़ीरो पे आ गई तो इसको बोलते हैं हम क्या, नोडल सरफेस या फिर सिंपली नोड्स बोलते हैं हम इसे। ठीक है। In general, it has been found that ns orbital has n-1 nodes. And देखो आपको यहाँ पर पता चलता है आप नोड्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी ns ऑर्बिटल में आप नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो n-1 से। ns ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, n-1 नोड्स। That is number of nodes increases with increase of principal quantum number of n. इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इंक्रीज करेगा। विच मीन्स कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल इज 1, 2 for 3s एंड सो ऑन। कैसे, देखिए 2s ऑर्बिटल के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, s ऑर्बिटल है, आपको नंबर ऑफ नोड्स n-1 से फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको सिंपली n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 2-1 तो कितना नोड्स है यहाँ पर, 1 नोड है 2s के लिए। 3s के लिए कितना नोड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3-1 विच इज इक्वल्स टू 2। मतलब यहाँ पर 3s के केस में कितने नोड्स हो जाएंगे, 2 नोड। ठीक है, सो फिगर 2.13a, in these diagrams the density of dots in a region represents electron probability density in that region। देखो इन फिगर में आप जो ये डॉट्स देख रहे हो ना यहाँ पर, ये डॉट्स बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसको हमने सर्कल कर दिया है इस रीजन को, मतलब इस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस ज़्यादा है। सो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। देखिए ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स है जो हमें बताता है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये हमें बताता है एक गुड रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल्स के शेप का। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा है एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में। आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन जो डॉट है, ये जो डॉट है ना, तो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और हमने इस डॉट को बाउंड्री कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इसे बाउंड्री कर दिया मतलब इस बाउंड्री के अंडर ही जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब हमने इसे बाउंड्री किया ना तो हमें एक शेप मिल गया यहाँ पर, और हमने बोल दिया कि इस ऑर्बिटल का शेप ऐसा होगा। ओके, तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस और counter surface is drawn in a space for an orbital on which the value probability density squared is constant। तो इस रिप्रेजेंटेशन में ना हम बाउंड्री सरफेस और काउंटर सरफेस जो है स्पेस में ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स का, जिसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू होगी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा आपको इसी रीजन के अंदर मिलेगी, उसकी जो है वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाहर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी इसे स्फीयर में मिल रहा है फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, ये कैसी होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। मतलब अगर हमने बाउंड्री कर दिया है कि इस रीजन में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगी, मतलब कि ये चीज़ जो है वो फिक्स हो गई कि अब इसी रीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मिलेगी, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। ठीक है,
इन प्रिंसिपल मेनी सच बाउंड्री सर्फेसेस मे बी पॉसिबल। देखो और भी जो है बाउंड्री सर्फेसेस पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। जैसे 1s के लिए ये है तो 2s के लिए ये है। आप देख रहे हो हमने 2s के लिए ये बाउंड्री किया, तो अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आप देख सकते हो 1s के लिए ऐसा डेंसिटी एंड फिर 2s के लिए ऐसा। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का बाउंड्री सरफेस डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने शेप बताया 1s का 2s का इसके हेल्प से। ठीक है, however for a given orbital only the boundary surface diagram of constant probability density is taken to be a good representation of the shape of the orbital which encloses a region or volume in the probability of finding electron is very high, say 90%। देखिए जो ऑर्बिटल है ना, हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम से ये पता चला कि उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। ठीक है, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमने किया तो हमें समझ में आया कि हाँ इस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होगा। ठीक है, मतलब इस स्फेयर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 90% हो गए। ठीक है, मतलब इस स्फेयर के वॉल्यूम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। कितने हैं वो भी 90% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन इसी स्फेयर के वॉल्यूम में होगा। The boundary surface diagram for 1s 2s orbital are given in the figure 2। तो देखो इस फिगर में हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है दिया हुआ है 1s और 2s के लिए। So one may ask a question, why do we draw a boundary surface diagram which bounds a region in which the probability of finding electron is 100%? हम ऐसा क्यों नहीं करते, 100% क्यों नहीं बोलते? क्योंकि देखो ये साई स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे स्मॉल ही वैल्यू सही लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू जो है इसकी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। आप देखो इस फिगर में यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ डॉट तो हमें अभी भी इस स्क्वायर के बाहर दिख रहे हैं, भले ही कम अमाउंट में दिख रहे हैं लेकिन दिख रहे हैं ना, एक फाइनाइट डिस्टेंस में भले ही स्मॉल अमाउंट में आपको दिख रहे हैं लेकिन दिख तो रहे हैं। इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू बाउंड्री के बाहर कुछ डिस्टेंस पे भी हमें इसकी जो है वैल्यू दिखने को मिलेगी। इसीलिए हम इसे 90% बोलते हैं कि 90% चांसेस है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस स्फेयर के अंदर होगा। ठीक है, 100% हम इसीलिए नहीं बोलते। It is therefore not possible to draw a boundary surface diagram of a rigid size in which the probability of finding the electron is 100%। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम 100% एक रिजिड स्ट्रक्चर बता सके कि हाँ इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की चांसेस 100%। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद भी आपको देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भले ही कम लेकिन देखने को मिलेगी थोड़ी थोड़ी, है ना। इसीलिए हम इसको कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है नहीं ड्रॉ करते जो 100% बता सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो स्फेयर है इसके वॉल्यूम में आपको सिर्फ 90% जो चांस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, 100% हम इसलिए नहीं बोलते हैं। The boundary surface diagram for s orbital is actually a sphere centered on the nucleus। तो बाउंड्री सरफेस s ऑर्बिटल के लिए क्या है, स्फीयर सेंटर्ड है न्यूक्लियस पे। ठीक है, न्यूक्लियस है ना ये, और कैसा है आपका बाउंड्री सरफेस जो है s ऑर्बिटल का, स्फीयर सेंटर्ड है। 2 डायमेंशन में देखे ना तो ये स्फेयर बिल्कुल हमें सर्कल की तरह लगता है, लग रहा है ना, ये सर्कल की तरह लग रहा है 2 डायमेंशन में देखें। लेकिन वहीं अगर हम इसे 3 डायमेंशन देखते हैं तो ये स्फेयर की तरह दिखता है। नाउ thus we see that 1s 2s orbitals are spherical in shape। हमने अभी देखा कि 1s 2s orbitals कैसे हैं, spherical shape के हैं। In reality all s orbitals are spherically symmetric। रियलिटी में जो है ये सारे एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ चाहे तो आप यहाँ पर बात कर लो या इस रीजन पे बात कर लो, इस या स्फेयर की इस रीजन पे बात कर लो, हर जगह पे स्फेयर में जो है इलेक्ट्रॉन के पाने के चांसेस इक्वल होंगे। मतलब यहाँ अगर
90% चांस है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इस रीजन में भी 90% चांस है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के चांसेस है 90%, मतलब ओवरऑल पूरे स्फीयर में जो है इक्वल चांसेस है इलेक्ट्रॉन मिलने के, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो चांसेस है सारे डायरेक्शंस में इक्वल है, ठीक है। It is also observed that the size of s orbitals increases with increase in age. जैसे जैसे क्या होता है ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। देखो जैसे कि 1s को देखा, ठीक है, 1s से आप 2s में जाते हो तो 2s का साइज थोड़ा सा बढ़ता। तो जैसे जैसे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है। तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से 2 पर गए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे इंक्रीज किया, साइज भी तो इंक्रीज किया ना इसका। तो वैसे ही 4s की साइज ज़्यादा होगी, 3s की उससे कम, और 2s की उससे कम, और 1s की उससे कम। And the electron is located further away from the nucleus as the principal quantum number increase. जैसे जैसे principal quantum number increase करेगा तो उतना ही, जैसे कि अगर 2s के बारे में बात करें, अब मान लो कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है, तो 1s में क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी है, 2s में न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है अब इससे दूर, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया क्योंकि साइज बड़ा हो गया इसका ऑर्बिटल का, कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर होते जाएगा। बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 3 2p ऑर्बिटल्स l-1 आर शोन इन 2.14। देखो बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है, अब 3p ऑर्बिटल्स, 3 2p ऑर्बिटल्स जिसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1। हम जानते हैं L की वैल्यू जब 1 होती है तो वो P सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो बाउंड्री सरफेस 3 2p ऑर्बिटल्स के लिए इस फिगर में दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। ये बाउंड्री सरफेस और जो है डायग्राम 3 2p ऑर्बिटल्स के लिए दिया गया, दैट इज 2px 2py एंड 2pz। Now these diagrams, the nucleus is at the origin. Here, unlike s orbital, the boundary surface diagram are not spherical. देखो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर इन डायग्राम्स में ओरिजिन में होगा। ओरिजिन मतलब ये देख रहे हो, ये एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देख रहे हो, यहाँ पर ओरिजिन पे ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और देखो जैसे कि हमने s ऑर्बिटल के केस में देखा, तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा था, स्फेरिकल, लेकिन p ऑर्बिटल का शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं होगा, वो अलग होगा इससे। इंस्टीड ईच p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन कॉल्ड लोब्स। तो p ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 सेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लोब। ये पहला लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। वहीं आप देखो यहाँ पर ये पहला लोब, ये दूसरा लोब, और ये लोब दोनों जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर देखो ये पहला लोब और ये दूसरा लोब, और ये लोब कैसा है आपका, जेड एक्सिस के अलोंग है ना। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 ऑन द प्लेन वेयर 2 लोब्स टच ईच अदर। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पर जो है प्लेन इन दोनों लोब्स को टच करता है वहाँ पर। ये देखो ये दोनों लोब्स हैं और ये प्लेन इन दोनों लोब्स को टच कर रहा है ना, तो ये जो प्लेन है ना यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों लोब टच कर रहे, इस पोजीशन पे, इस रीजन में जो है 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। तो साइज, शेप और एनर्जी है जो है वो तीनों ऑर्बिटल्स की क्या होगी, एक जैसी होगी। देखो तीनों की जो है साइज, शेप और एनर्जी एक जैसे, साइज एक जैसी है तीनों की, शेप भी तीनों का एक जैसा है ना, बस ओरिएंटेशन अलग है। द डिफर हाउएवर इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड। तो हमने बताया कि बस द वे दे आर ओरिएंटेड, बस ओरिएंटेशन में डिफर करते हैं, बाकी इनका साइज, शेप जो है वो सेम होता है। Since the lobes may be considered to lie along x, y or z axis, they are given the designation 2px, 2py and 2pz. देखो जो lobes है
हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो ओरिएंटेड है, तो हम इनको डेजिग्नेशन दे सकते हैं ना। जो देखो ये जो दो लोब्स हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये 2p है ना, हमें पता है कि ये सेकेंड शेल का है और p सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2p ऑर्बिटल को हम यहाँ पर x लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये लोब कैसा है, x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, वैसे ही ये लोब कैसा है, ये y एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम 2py से डिजिग्नेट मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये z एक्सिस के अलोंग है ना ये, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये 2pz की तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इससे हमें समझ में आएगा ना कि ये लोब्स किस एक्सिस के अलोंग जो है वो ओरिएंटेड है। It should be understood, however, that there is no simple relation between values of ml -1, 0 and +1 and the x, y, z directions. देखो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, उसमें ml की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक थी, -l to +l। ठीक है, तो ml की वैल्यू जो है यहाँ पर -1, 0, +1, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है ये x, y, z डायरेक्शन से। ठीक है, for our purpose it is sufficient to remember that because there are 3 possible values of ml, there are therefore 3p orbital whose axes are mutually perpendicular। हमारे पर्पस के लिए बस इतना हमें याद रखना है कि देखो, क्योंकि ml में कितनी पॉसिबल वैल्यूज थी, टोटल 3, तो बस सेम उसी तरीके से ये जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं वो 3 एक्सिस के अलोंग जो है ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है क्योंकि ml की वैल्यू 3 थी। ठीक है, और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों एक्सिस के अलोंग जो है वो ओरिएंटेड है, तो बस इसको आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, मतलब कि ml की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, -1, 0 एंड +1, 3 वैल्यू आ रही है ना। और यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से वो 3 एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग जो है 3 p ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं। तो बस इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। Like s orbitals, p orbitals increase in size and energy with increase in the principal quantum number, and hence the order of the energy and size of the various orbitals in 4p greater than 3p greater than 2p। देखो s ऑर्बिटल में हमने देखा कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज कर रही थी, है ना। जैसे ऐसे क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही थी वैसे वैसे साइज और एनर्जी की वैल्यू भी जो है इंक्रीज कर रही थी। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस ऑर्बिटल के केस में बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका साइज बढ़ रहा था और एनर्जी भी बढ़ रही थी। सिमिलरली पी ऑर्बिटल के केस में भी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे पी ऑर्बिटल्स की साइज भी बढ़ेगी और एनर्जी भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि 4p जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, देन 3p और उसके बाद 2p। Further, like s orbitals, the probability density functions for p orbital also pass through the values of 0। जैसे कि हमने देखा था कि s ऑर्बिटल में ना हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा था जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस रिलेटिवली 0 था। ठीक है, p ऑर्बिटल में भी हमें जो है एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस जो है एकदम 0 होती है, या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस कितनी हो जाती है, 0। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के चांसेस कम होते जाएगी। The number of nodes are given by n-2। अब देखो नोड्स यहाँ पर हमें कैसे मिलेंगे, हमने s ऑर्बिटल के केस में देखा था कि नोड्स हम n-1 फॉर्मूला से यूज करते हैं, ये s ऑर्बिटल के केस में। लेकिन p ऑर्बिटल के केस में हम नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-2 से, n-2 से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ नोड्स p ऑर्बिटल के केस। दैट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 1 for 3p orbital, 2 for 4p orbital and so on। मतलब कि जब रेडियल नोड क्या हो जाएगा 1 3p ऑर्बिटल के लिए, कैसे देखो सिंपल,
3p ऑर्बिटल के लिए नोड कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है, तो n-2 हमारा फॉर्मूला है नोड कैलकुलेट करने के लिए p ऑर्बिटल के लिए। तो सिंपली यहाँ 3 पुट करो और -2, ये आपका निकल करके आ जाएगा 1। मतलब यहाँ 1 रेडियल नोड है। अब 4p ऑर्बिटल के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 4 है यहाँ पर, तो 4 - 2 नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n-2, तो 4 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। हमें नोड्स देखने को मिलेंगे 4p ऑर्बिटल में एंड सो ऑन। For L is equals to 2, the orbital is known as d orbital and the minimum value of principal quantum number n has to be 3। देखो, जब आपका एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जब 2 होता है ना, तो ऑर्बिटल जो है वो कौन सा ऑर्बिटल होता है? d ऑर्बिटल। याद है ना आपको, हमने पढ़ा था L की वैल्यू 2 होगी तो उससे हम d ऑर्बिटल या d सबशेल बोलते थे। देखो, जो मिनिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो क्या होगी? 3 होगी, तभी तो L की वैल्यू हमें 2 आ रही है ना। हमने पढ़ा भी था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1, दैट इज 0। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो L क्या हो जाएगा? 1। अगर L इज इक्वल्स टू 2 है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? d ऑर्बिटल को, तो उस केस में n की वैल्यू क्या होगी? 3 रही होगी, तभी तो हमने यहाँ पर L इज इक्वल्स टू n-1 किया, दैट इज 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? d ऑर्बिटल के लिए n की 3 है ना। As the value of L cannot be greater than n-1, क्योंकि हमें पता है कि L की वैल्यू n-1 से बड़ी नहीं हो सकती। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि क्यों पॉसिबल नहीं है। There are 5 ml values, -2, -1, 0, +1 and +2। हमने पढ़ा है ना कि ml की वैल्यू, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 + L में लाई करती है। L की वैल्यू क्या है? 2, तो -2 से लेकर के +2 होगी। और मैंने आपको बताया कि आप मैग्नेट, ये जो नंबर है ना, इसको गिन लो कि कितना है, उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब कि फॉर L इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होंगे। या आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूला से हमने बात की थी 2L + 1 वाले फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। L की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 × 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 5 d ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ d ऑर्बिटल्स इज शोन इन द फिगर 2.1.5। देखो, अब हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम d ऑर्बिटल्स के देखेंगे। The 5 d orbitals are designated as dxy, dyz, dxz, dx², y² and dz²। ये जो पांचों जो d ऑर्बिटल्स है ना, उसको हम डेजिग्नेट करते हैं dxy से, dyz से, dxz से, dx² y² से या dz² से। ठीक है, The shapes of the first 4 d orbitals are similar to each other। जो पहला 4 d orbitals का जो शेप है ना, वो सिमिलर होगा। अब देखते हैं d orbitals का शेप कैसा है। तो ये हमारा dxy है, वैसे ही dxz को डेजिग्नेट, मतलब हम अलग अलग एक्सिस पे है तो उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये dxz हो गया, ये dyz हो गया, ये dx² y² हो गया, है ना, और ये हो गया dz²। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करो, ये चारों जो है, इन चारों का शेप लगभग सिमिलर है ना, लेकिन इसका जो है शेप वो अलग है ना। मतलब ये जो शेप जो है फर्स्ट 4 d ऑर्बिटल्स का वो सिमिलर है एक दूसरे से, है ना, अभी हमने देखा। लेकिन जो 5th वन है dz² उसका डिफरेंट है। ऑल 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। देखो, क्योंकि 5th वन का जो है वो शेप अलग है, लेकिन फिर भी इन पांचों का जो एनर्जी है, इन पांचों ऑर्बिटल्स के एनर्जी जो है वो सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इन पांचों ऑर्बिटल्स के एनर्जी क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। द d orbitals for n is greater than 3, 4d, 5d also have shapes similar to 3d orbitals but differ in energy and size। हमने तो अभी 3d ऑर्बिटल्स के बारे में बात की, उनके शेप को देखा। 4d या 5d ऑर्बिटल्स के बारे में देखें तो उनका भी शेप लगभग, उनका भी शेप ऐसा ही होगा, बस डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट बस इतना होगा 3d ऑर्बिटल से कि 4d ऑर्बिटल्स का एनर्जी और ज़्यादा होगा और उनका शेप और बड़ा होगा।
ठीक है। 5d ऑर्बिटल्स का 4d से और ज़्यादा एनर्जी होगा और 5d ऑर्बिटल्स और ज़्यादा बड़े होंगे 4d ऑर्बिटल से, ठीक। तो बस एनर्जी और साइज का डिफरेंस आएगा, बाकी शेप जो है वो ऐसा ही होगा, चाहे वो 4d ऑर्बिटल्स हो या 5d ऑर्बिटल। Besides radial node, that is probability density function is 0. The probability density functions for np and nd orbitals are 0 on the plane passing through nucleus on origin. देखो probability density function जो है np या nd के लिए वो 0 होगा जब वो ऑरिजिन से पास करेगा। ऑरिजिन में कौन है? न्यूक्लियस। तो जब आपका प्लेन जो है उस ऑरिजिन से पास करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस वो कम होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इन केस ऑफ pz ऑर्बिटल xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन। अब देखो pz प्लेन को देखते हैं, ये रहा pz प्लेन, ठीक है। जहां पर आपका ये जो xy प्लेन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने, इसको बोलेंगे नोडल प्लेन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी जो है चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपका ये जो दोनों लोब है ना ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज़्यादा चांसेस होगी। लेकिन एक्स वाई एक्सिस के तरफ तो कोई लोब नहीं है, तो यहाँ पर ये जो आपका ये नोडल प्लेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। इन केस ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल देयर इज two nodal plane passing through the origin and bisecting xy plane containing z axis। देखो dxy के केस में हमें दो नोडल प्लेन देखने को मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। xy एक्सिस के अलोंग जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। दीज आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड्स बोलेंगे। And number of angular nodes are given by L, और number of angular nodes हम कैलकुलेट करेंगे L से कैलकुलेट करेंगे। that is one angular node of p orbitals, two angular nodes for d orbitals and so on। मतलब सिंपल सी बात है, देखो जब L इज इक्वल्स टू क्या है 1, L इज इक्वल्स टू 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p सबशेल को, ठीक है। तो L की जितनी वैल्यू होगी ना उतना ही नंबर ऑफ एंगुलर नोड होगा। तो L की वैल्यू 1 है तो P में कितने एंगुलर नोड होंगे? 1, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 2 होता है तो वो आपका D सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो L की वैल्यू क्या है? 2, तो उतना ही इसमें क्या होगा? एंगुलर नोड, ठीक है। बात समझ में आ गई? द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें कैसे मिलेगा? n-1 से, ठीक है, जो कि होता है सम ऑफ L दैट इज एंगुलर नोड एंड n-l-1 रेडियल नोड, ठीक है। L से हमें पता चलता है एंगुलर नोड के बारे में, तो ये हमने अभी देखा यहाँ पर, ठीक है। और रेडियल नोड होता है n-l-1। वही टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होते हैं? n-1, ठीक है। तो देखिए एंगुलर नोड और रेडियल नोड को कुछ इस तरीके से हम समझते हैं इस फिगर से। ये आप देख रहे हो, ये एक लोब है और यहाँ पर एक लोब है, ठीक है, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की चांसेस बहुत कम होगी, इसे बोलेंगे रेडियल नोड, ठीक है। और ये जो प्लेन पास कर रहा है ना इनके बीच से, इसे बोलेंगे एंगुलर नोड। कुछ इस तरीके से देखो, ये दोनों लोब है ना, इन दोनों के लोब्स के बीच से जो ये प्लेन पास कर रहा है इसे बोलेंगे एंगुलर नोड, ठीक है। और रेडियल नोड क्या होगा? ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड हम पता है n-l-1 से निकालते हैं और एंगुलर नोड हमें पता चलता है L से, ठीक है। तो ये हो गई रेडियल नोड और एंगुलर नोड के बारे में। और हमने सारे ऑर्बिटल्स का शेप भी देखा। S का स्फेरिकल और P का जो है ये डम्बल शेप होता है और D का कैसा होता है? डबल डम्बल शेप होता है, ये डबल डम्बल शेप। F का डम्बल शेप, S का स्फेरिकल शेप और F का शेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब अभी बस D तक ही समझो इसके शेप को। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।